everyone, I am Hardik Chikara and today we are going to start. Today we are going to continue. नहीं कंटिन्यू भी नहीं करेंगे. आज हम पूरा कंप्लीट कर देंगे अपनी इकोनॉमिक्स को. आई नो इट्स अर्थ शेकिंग डिसीजन बट हाँ आज हम कंप्लीट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स को. सो लेट अस स्टार्ट. हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा सीधा जल्दी जल्दी करके चैप्टर वाइज खत्म करते चलेंगे. ओके सो पहला चैप्टर है हमारा स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर. ठीक है, लिख लेते हैं स्टोरी, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर. मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, बहुत दिनों बाद लिख रहा हूँ, इसलिए राइटिंग थोड़ी बेकार आ रही है. ओके सो इंट्रोडक्शन में हमें वीडियो के बताया जाता है पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विद नेबर विलेज एंड टाउन. सो इसके ये पालमपुर एक प्लेस है, जैसे हाइपोथेटिकल विलेज है, मैंने पहले ही बताया था पिछली वीडियो में, पर वो इतनी अच्छी क्वालिटी में नहीं बनी और इतनी अच्छी वीडियो नहीं बन पाई. ओके सो पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विद पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विद नेबर विलेज एंड टाउन्स. रायगंज अ बिग विलेज 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर. आपको ये नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा मैं. ओके सो रायगंज एक टाउन है, एक स्मॉल विलेज, एक बिग विलेज है जो पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है. ऑल द वेदर कनेक्टेड रोड्स. अब ऑल द वेदर कनेक्टेड रोड्स यानी कि क्या है, रोड्स जो हर एक वेदर को कनेक्ट कर रही है. मतलब कोई आप किसी भी वेदर में चल सकते हो, कीचड़ विचड़ में जो रोड कम अनयूज्ड हो रखी है वो वाली नहीं है. और क्या नाम है, नियरेस्ट टाउन है इसका, एक शाहपुर नाम का एक टाउन है, वो इसका नियरेस्ट टाउन है. और ट्रांसपोर्ट में क्या चलते हैं, ट्रांसपोर्ट चलते हैं इसमें बुलोक कार्ट, तांगा, बुग्गी एंड मोटर व्हीकल्स लाइक मोटरसाइकिल, जीप्स, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स. और अब इसमें क्या, अब ये बात थोड़ी ध्यान देने की है. देयर आर 450 फैमिलीज, जिसमें से 80 फैमिलीज अपर क्लास है. और जो मेजोरिटी लैंड्स हैं वो 80 फैमिली जो मेजोरिटी लैंड है वो अपने पास कंटेन करती है. ओके देयर हाउस आर क्वाइट लार्ज. अब जो इनके हाउस है वो बड़े बड़े हैं, अच्छे से इन मतलब प्लास्टर्ड हो रखे हैं और सीमेंटेड हाउस है. एंड द एसआई कंप्राइज the SC comprise of population are the SC comprise of 1/3 population. और ये एक कोने में रहते हैं SC और दलित्स उस विलेज के. और जिनके हाउसेस है वो बहुत स्मॉल हैं. हाँ सो इनके जो हाउसेस है वो बहुत स्मॉल है और कच्चे बने हुए हैं. अब इसके बाद है पालमपुर हैज 2 प्राइमरी स्कूल्स. अब क्या है, पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल्स है और एक हाई स्कूल है. ओके देयर इज अ प्राइमरी हेल्थ केयर रन बाय गवर्नमेंट एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी. अब क्या है, एक प्राइमरी हेल्थ केयर है जो किससे रन करता है, जो गवर्नमेंट रन करती है, और 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी. ओके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन. द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड. अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन में कई सारी रिक्वायरमेंट्स होती है हमारी. अब अगर जो हमें प्रोडक्शन करना है तो उसमें हमारी हमारी जो जरूरत है वो क्या होनी चाहिए. सो हमारी पहली जरूरत तो होनी चाहिए लैंड. हमारे पास अगर जो लैंड नहीं होगा, अगर जो आप खेती करना चाहते हो, आप कोई मशीन इम्प्लांट करना चाहते हो, आप फैक्ट्री लगाना चाहते हो, आपको क्या जरूरत पड़ेगी, लैंड की. ठीक है सो सबसे पहला फैक्टर है हमारा लैंड. सो अब क्या दिक्कत है, लैंड जो है पालमपुर में वो फिक्स्ड है. ठीक है, इसके बारे में भी आगे आएंगे हम. दूसरा है रिक्वायरमेंट है हमारा लेबर. अब देखो यार, एक अकेला आदमी तो सारे काम करेगा नहीं. अब अगर जो आपको 10 हेक्टेयर में खेती करनी है मान लो, तो फिर आप अकेले न आप गन्ने बो पाओगे और न उन्हें हार्वेस्ट कर पाओगे क्रॉप्स को, न उनका ध्यान रख पाओगे अकेले. ठीक है सो सेकंड फैक्टर है हमारा लेबर. थर्ड फैक्टर है हमारा फिजिकल कैपिटल. अब आप सोचोगे फिजिकल कैपिटल क्या है. अब ये फिजिकल कैपिटल कोई एक स्पेसिफिक कैपिटल नहीं है, ये 2 चीजों में डिवाइडेड है. ठीक है, कौन सी 2 चीजों में डिवाइडेड है. सो इसके भी 2 पार्ट्स हैं. पहला पार्ट तो इसका आता है वर्किंग कैपिटल. ठीक है, वर्किंग कैपिटल. और दूसरा पार्ट आता है इसका फिक्स्ड कैपिटल, जो फिक्स्ड रहेगा. अब देखो वर्किंग कैपिटल में क्या आएगा, वर्किंग कैपिटल में आती है आपकी मनी.
अब आपका जो कैपिटल लगेगा, जो आपकी मनी लगेगी, वो किसमें आएगी, वर्किंग कैपिटल में होगी। और फिक्स्ड कैपिटल में क्या होगा, फिक्स्ड कैपिटल मींस टूल्स, ये तो आ गया मनी। अब कहीं पे भी अगर जो आपको कहते हैं इज दिस इज अ फिक्स्ड कैपिटल और अब ये वर्किंग कैपिटल, सो अगर जो उसमें मनी आ रहा है तो मतलब आंख बंद करके लगा दो कि हाँ ये वर्किंग कैपिटल है। पर अगर जो उसमें कुछ भी आ रहा है जैसे कि मशीनरी क्या है, ये क्या है, तो फिर वो क्या होगा, हमारा टूल्स में आएगा। और टूल्स क्या होंगे, हमारे फिक्स्ड कैपिटल होंगे। ओके, सो ऑलराइट, यहां तक का समझ आया। ओके, अब आगे आगे आता है हमारा ह्यूमन कैपिटल, द मेन पर्सन। अब देखो आपका जो सारा ये है, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल, अब इसे देखेगा कौन, इस पे ध्यान कौन देगा। अब एक आदमी तो होना चाहिए ना, मतलब एक सुपरवाइजर होना चाहिए। मैंने वीडियो बनाई, अब मैं अपने दोस्त को बुला के वीडियो एडिट करवा दूंगा, या फिर मैं खुद भी वीडियो एडिट कर लूंगा, अब मैं खुद ही उसको पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। पर अगर जो मैं कहूँ, अब धीरे धीरे करके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है लोगों की, और अब अभी तो मैं मतलब कैमरे से वीडियो बना सकता हूँ, अब बाद में कैमरा बड़ा हो जाएगा, एक अलग स्टूडियो बन जाएगा, ठीक है, और स्टूडियो के साथ साथ एक इंस्टीट्यूट बन जाएगा। अब इंस्टीट्यूट को कौन मतलब उन्हें उसे हेड कौन करेगा इंस्टीट्यूट को, ठीक है, जो को फाउंडर होगा, यानी कि अगर जो मैंने इंस्टीट्यूट बनाया है तो मैं उसको लीड करूंगा, ठीक है, जो मेन लीडिंग जो चीजें होगी वो हम करेंगे। ओके, फार्मिंग इन पालमपुर, नेक्स्ट आता है हमारा फार्मिंग इन पालमपुर। सो फार्मिंग इन पालमपुर में क्या है, अब देखो 75% ऑफ इट्स पीपल डिपेंड ऑन फार्मिंग एंड देयर लाइवलीहुड्स। अब जो 75% है पॉपुलेशन, वो फार्मिंग और उनके लाइवलीहुड्स फार्मिंग पे डिपेंड करते हैं। सिंस 1960 देयर इज नो इंक्रीमेंट, नो एक्सपेंशन अंडर एरिया अंडर कल्टीवेशन। अब देखो जो लैंड है पालमपुर में, फॉर एग्जांपल दिस वाज द लैंड बिफोर 1960, और इतने लैंड में फार्मिंग हो रही थी, ठीक है। उसके बाद 1960 के बाद जितना भी लैंड था पालमपुर का, उसमें सब में फार्मिंग होने लग गई, अब लैंड नहीं बचा है, ठीक है। अब उसका इज देयर एनी वे टू ग्रो मोर क्रॉप ऑन द सेम लैंड। अब देखो, अब हम बताते हैं पहले तो क्या होगा। अब ड्यूरिंग रेनी सीजन्स, खारिफ यानी कि खारिफ सीजन्स जो होगा, फार्मर ग्रो ज्वार बाजरा, ठीक है, और दीज प्लांट आर यूज्ड एज कैटल फीड्स, कैटल को फीड करने के लिए ये प्लांट यूज होते हैं। इन विंटर फील्ड्स आर सोन विद व्हीट। अब फील्ड जो होते हैं वो व्हीट को वो करते हैं, व्हीट्स को करते हैं उसमें, और एक पार्ट, एक छोटा सा पार्ट उसका, जैसे इतना पार्ट हमने शुगर केन को डिवोट कर दिया, इस पार्ट में हम शुगर केन उगाएंगे, ठीक है। ओके, सो अब आता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी पालमपुर में बहुत जल्दी आ गई थी, और इसका जो मेजर इंपैक्ट था वो क्या था, जो इरिगेशन का सिस्टम है उसे चेंज करना, ठीक है। पहले अब इरिगेशन कैसे हो रही थी, पहले पर्शियन व्हील से उनसे मतलब जो बैल वेल थे उनसे पर्शियन व्हील चलवाते थे, वेल्स थे। पर उसके बाद क्या होने लग गया, हमारे ये लगने लग गए, किसे क्या कहते हैं ना, ट्यूबवेल्स। हाँ, सो जो पहले के कुछ ट्यूबवेल्स थे वो तो गवर्नमेंट ने लगवाए, और अब लोगों को ट्यूबवेल का मतलब पता चल गया कि इससे हमें फायदा क्या हो रहा है, ठीक है। As a result, by the mid of 1970, the entire cultivated area of 2000 hectare was irrigated. अब जो 200 हेक्टर्स का, सॉरी 2000 नहीं है 200 है, तो जो 200 हेक्टर्स का एरिया है पालमपुर का, वो अब हमारा पूरा तरीके से इरिगेटेड हो रहा है, ठीक है। आगे आता है जी हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन। द वो इंट्रोड्यूस्ड इंडियन फार्मर्स टू कल्टिवेशन ऑफ राइस एंड व्हीट यूजिंग हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। अब ज्यादा पैदावार करने वाले सीड से क्या करा गया, इंट्रोडक्शन दिया गया इंडिया के फार्मर्स को, क्या करने का, राइस उगाने, राइस और व्हीट में इंक्रीमेंट लाने का, ये था ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, राइस और व्हीट इन दोनों का क्या करना था, इंक्रीमेंट करना था, इन दोनों चीजों को इंक्रीमेंट करना था, और इसे क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं हम, हाँ, ग्रीन रेवोल्यूशन। और ये कब शुरू हुआ था, अर्ली ऑफ 1960s के अर्लीज में ये शुरू हो चुका था, ठीक है। अब they need a plenty of water, also chemical fertilizer, pesticides to produce best results। अब क्या नाम है, इसे थोड़ा ज्यादा पानी चाहिएगा पुराने वालों से ज्यादा, और केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स चाहिए, तो जिससे ज्यादा से ज्यादा गेन कर सके। फार्मर्स ऑफ हरियाणा एंड पंजाब एंड वेस्ट उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू यूज मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। इन पालमपुर द यील्डिंग यूजिंग ट्रेडिशनल सीड्स। अब देखो पालमपुर में क्या था, जो यील्डिंग हो रही थी, यानी जो पैदावार हो रही थी, ट्रेडिशनल सीड्स को यूज करके, तो वो
इतनी थी, और इन्हें HYP सीड्स यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को यूज करके वो इंक्रीज हो गई इतनी, ठीक है, 3200 किलोग्राम पर हेक्टर, ओके। अब आगे आता है जी हमारा विल द लैंड सस्टेन। अब हमारा लैंड जो है वो सस्टेन करेगा। अब देखो ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज ऑफ सॉइल केमिकल फर्टिलाइजर्स। अब क्या होगा, जो हमारी सॉइल होगी, अब देखो कंटिन्यूसली पानी लिया जा रहा है, अंडरग्राउंड वाटर और केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किए जा रहे हैं, तो इसका हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। हाउ लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड। अब देखो लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है। About one third family in Palampur, about one third family of 450 families are landless। तो 450 में से वन थर्ड फैमिली जो है वो लैंडलेस है पालमपुर में, ठीक है, लैंडलेस है, समझ आ गए। अब इन पालमपुर देयर आर 60 फैमिलीज और ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स। अब जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स की मिला के 60 फैमिलीज हैं हु कल्टीवेट मोर देन 2 हेक्टर्स। अ फ्यू फार्मर हैव, मतलब कुछ फार्मर्स हैं, अ फ्यू फार्मर हैव मोर देन 10 हेक्टर्स ऑफ लैंड, ठीक है। ये आ गया कैसे लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। मैं आपको ड्राइंग करके मतलब एक छोटा सा मैप बना के दिखा देता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहा है लैंड। अब देखो ये पूरा 200 हेक्टर्स ऑफ लैंड है और ये कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो कुछ लोग तो बहुत ही छोटे छोटे प्लॉट्स पे खेती कर रहे हैं और कुछ लोगों को बहुत बड़े बड़े एरिया मिल रहा है, ठीक है। अब क्या है, अब आगे आता है हमारा हु विल प्रोवाइड द लेबर। लेबर को कौन प्रोवाइड करेगा। अब देखो, अब लो क्लास जो हमारे लेबर्स, लो क्लास फार्मर्स होंगे, वो तो लेबर, उन्हें क्या लेबर की जरूरत होगी यार, क्योंकि उनके पास लैंड ही कम है, ठीक है। अब लैंड की कमी के कारण अब जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं वही हायर करते हैं इन्हें लेबर्स को। और फार्म लेबर्स कैन बी कम फ्रॉम द फैमिली विद नो लैंड और विद सम प्लेंटी ऑफ लैंड, यानी कि जो स्मॉल प्लॉट ऑफ एरिया में, जैसे इतने एरिया में जो कोई फार्मिंग कर रहा है तो वो क्या करेगा, वो ऐसा लेबर इस एरिया में ऐसे करके फार्मिंग करेगा। और जिन लोगों के पास लैंड नहीं है वो क्या करेगा, फार्म लेबर की तरह इन एरियाज पे फार्मिंग करेगा, ठीक है। अब देखो ये हमें दे रखा है वेजेस कैन बी कैश एंड काइंड। अब क्या है, जो वेजेस है हमारे फार्मर्स को वेजेस मिलता है वो ये तो कैश में मिलेंगे या काइंड में, यानी कि अगर जो बाजरे की खेती हुई है तो बाजरा दे देंगे उन्हें, थोड़ा सा खाना दे देंगे, एक मील का, एक टाइम का मील दे देंगे। अब देखो इसमें डाला की एक स्टोरी थी, तो इसमें डाला क्या था, डाला वाज अ लैंडलेस फार्मर हु वर्क्स ऑन डेली वेजेस इन पालमपुर। मिनिमम वेज सेट बाय द गवर्नमेंट इज ₹300 पर डे, और 300 पर डे मिलते थे, मिलने चाहिए अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, और दला को कितने मिलते थे, 160 पर डे। देखो इससे तो ये इसका अब इसकी जो जीवन होगा वो कटेगा कैसे, ठीक है, पॉवर्टी आ जाएगी ऐसे। ड्यूटी हैवी कंपटीशन ऑफ वर्कर एग्री टू वर्क एट लोअर वेजेस, ठीक है। अब कंपटीशन ज्यादा है तो वर्कर भी थोड़े कम वेजेस पे काम करना शुरू कर देंगे। अब आता है कैपिटल नीडेड फॉर फार्मिंग। कैपिटल नीडेड फॉर फार्मिंग मतलब मीडियम एंड लार्ज फार्मर हैव देयर ओन सेविंग्स। अब जो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स होंगे वो क्या करेंगे, अब थोड़ा सा अपने पास वीट रख लेंगे जितना उन्हें जरूरत होगी और बाकी सारा बेच देंगे, ठीक है। बेच देंगे, उससे क्या मिलेगा, हमें सेविंग होगी। अपने पास थोड़ा सा रख लेंगे और बाकी सारा या तो मनी लेंडर को लेंड कर देंगे, आगे कैपिटल एज अ कैपिटल फार्मिंग में यूज करेंगे। दे आर एबल टू अरेंज कैपिटल, ठीक है। अब जो स्मॉल फार्मर्स हैं उन्हें अब मनी बोरो करनी पड़ती है, तो लार्ज फार्मर्स से करेंगे, ट्रेडर्स से करेंगे या फिर मनी लेंडर्स से करेंगे, ठीक है। इनसे ये मनी लेंड करेंगे। दे गिव मनी ऑन हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट विच डिस्ट्रेस देम टू पे द लोन बैक। अब देखो यार, अब इन्हें क्या होता है, इन्हें बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलता है। क्यों, इन्हें बैंक नहीं दे सकता क्योंकि इन्हें बैंक को कोई प्रूफ दिखाना पड़ेगा। अब इस बात का फायदा उठा के जो मनी लेंडर्स हैं वो इन्हें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देता है, जिस वजह से ये लोन नहीं चुका पाते। अब देखो सेल फॉर सरप्लस आ गया था हमारा, सेल फॉर सरप्लस। बिग फार्मर रिटेन अ पार्ट ऑफ व्हीट एंड, अब जैसे मैंने बताया था, थोड़ा सा पार्ट अपने पास रखेंगे, थोड़ा सा दे देंगे, ठीक है। मतलब मेरे पास देखो इतना मैंने कल्टीवेट किया, अब इतने की मुझे जरूरत है और जो बाकी का है ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा सरप्लस। तो सरप्लस को क्या करूंगा, मैं सेल करूंगा, ठीक है। अब जो सरप्लस ज्यादा होगा तो फिर उसका जो रेट है वो भी ज्यादा होगा, ठीक है। अब जितना ज्यादा प्रोवाइड करोगे वो उतनी तो ज्यादा होगा। अब देखो सप्लाई एंड डिमांड का एक वो चीज समझो। अब देखो इस पेन की सप्लाई एक ही है, अब मुझे एक आदमी को ये पेन चाहिए, ये मार्कर चाहिए, और ये पेन भी, ये मार्कर भी एक ही है, तो सप्लाई और डिमांड क्या है, इक्वल है। पर सप्लाई और डिमांड अगर जो इक्वल नहीं होगी तो क्या होगा, राइज इन प्राइस, ठीक है।
आगे आता है हमारा नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन पालमपुर। अब जो 25% ऑफ लोग बचे हुए हैं वो किसमें है, वो अदर एक्टिविटीज में एंगेज है। अब अदर एक्टिविटीज क्या है, डेयरी। अब डेयरी खोल देंगे लोग, ठीक है। डेयरी में क्या करेंगे, एनिमल्स को चराएंगे। अब देखो किसी आदमी ने एक भैंस पाली है, पहले तो वो उस भैंस को ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करेगा, अपनी बुग्गी में लगा के उसका सांड का, उस भैंस का, उस बैल का उसका यूज करेगा, ओके। अब उससे दूध भी देगा और उस दूध को सेल करेगा, और जो गाय का गोबर होगा उसे वो ऐसा मैन्योर यूज कर सकता है फील्ड्स में, उसे सेंड कर सकता है लोगों को कि लो हम तुम्हें मैन्योर प्रोवाइड करवा देंगे, और मिल्क बेच सकता है, और जो बचा हुआ मिल्क होगा उससे मिठाइयाँ बना सकता है, मिठाइयाँ बेच सकता है, ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोलेगा शॉपकीपर्स इन पालमपुर। अब शॉपकीपर्स भी होंगे, जैसे कि कुछ लोग जो बस स्टैंड के पास रहते हैं वो क्या करेंगे, वो शॉप खोल लेंगे और बसेस मतलब जो लोग होंगे उनकी हेल्प करेंगे वगैरह वगैरह। और ट्रांसपोर्ट, अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन होगी तो कितना फायदा हो सकता है वो सबको पता है, ठीक है। आगे आता है हमारा पीपल एज रिसोर्स। पीपल एज रिसोर्स होता क्या है भाई, कहना क्या चाहते हो पीपल एज रिसोर्स से, मतलब क्या है इसका। पीपल एज रिसोर्स क्या तो दिया, पर है क्या चीज, पीपल रिसोर्स बनेंगे कैसे, और क्या कहोगे क्या पीपल के रिसोर्स को। तो सबसे पहले सुनो, पीपल के रिसोर्स को हम कहेंगे क्या, इन्हें कहेंगे हम ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल, अब याद आ रहा है कुछ, अभी थोड़ी देर पहले बिल्कुल अभी क्या सुना, क्या बोला था हमने, ह्यूमन कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, है ना, याद आ गया, ओके। ये आखिर ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, ठीक है। सो ह्यूमन कैपिटल होता है पीपल एज रिसोर्स क्या होता है, ठीक है। पीपल एज रिसोर्स इज अ वे ऑफ रेफरिंग टू पीपल रेफरिंग टू अ कंट्री वर्किंग पीपल इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिविटी, स्किल्स एंड एबिलिटी, ठीक है। क्या समझे इससे, पीपल एज रिसोर्स इज अ वे ऑफ रेफरिंग टू अ कंट्रीज वर्किंग पीपल, ठीक है। क्या है मतलब, एक कंट्री के वर्किंग पीपल जो एजुकेटेड है, स्किल्ड है या अनस्किल्ड भी है पर कमा रहे हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिविटी स्किल्स, ठीक है। क्या प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं वो, एंड अवेलेबिलिटी यार सॉरी, हाँ ठीक है, वही समझ आ गया। सो मतलब एक आदमी कितना समझदार है, क्या वो कहना चाहता है अपने, मतलब ठीक है, इतना तो समझ आ गया होगा, समझदार हो यार तुम बहुत, इतना तो आ गया होगा। नॉट ओनली डू मोर एजुकेटेड एंड द हेल्थियर पीपल गेन थ्रू हायर इनकम्स, ये तो ऐसा ही मैंने वो लिखा था। हाँ तो अब मेन बात शुरू होती है यहाँ से, ठीक है। अब इसमें हमें बताया क्या जाता है ह्यूमन कैपिटल क्या है। अब ह्यूमन कैपिटल वो है, ह्यूमन कैपिटल मतलब जो ह्यूमंस हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी कंट्री के लिए एक एसेट है, वो क्या है, ह्यूमन कैपिटल है, ठीक है। आज समझते हैं, ये है पॉपुलेशन, ठीक है, ये आ गया। अब ये पॉपुलेशन किस चीज में बटी हुई है, रिसोर्सेज में, रिसोर्स। और रिसोर्स क्या है, ह्यूमन रिसोर्स, पॉपुलेशन क्या है, ह्यूमन रिसोर्स है, ऐसे रिसोर्स लिख रहा हूं मैं, ओके। अब ये दो चीजों पे निर्भर करती है, ठीक है। अब देखो, अगर जो आपके पापा एजुकेटेड नहीं होते, ठीक है, तो क्या आज आप अपने इस डिवाइस में बैठ के वीडियो देख रहे होते, नहीं ना। या मतलब आपका जो मतलब घर पे कोई भी वर्किंग आदमी है, अगर जो वो एजुकेटेड ना होता, अगर जो वो अनपढ़ होते या फिर उन्हें अनएम्प्लॉयड होते, तो क्या वो आपको आज ये फैसिलिटी दिला पाते, नहीं, ठीक है। सो पहला क्या है, एजुकेटेड होना, एजुकेशन, ठीक है। हमारा एक रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स किससे बनता है, एजुकेशन से। दूसरा है हमारा मेडिकल केयर, ठीक है। अब मान लो कि चला जाता 2 कदम है नहीं, और जा रहे हैं कि चलो फौजी बनने चलते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। अब देखो ह्यूमन कैपिटल है क्या, ह्यूमन कैपिटल पीपल हु हैव नॉलेज एंड स्किल। देखो, पीपल हु हैव नॉलेज, जिन लोगों के पास नॉलेज है और स्किल्स है, किसी काम को करने के स्किल्स है। मेरे पास वीडियो बनाने के स्किल्स है, मुझे इस चैप्टर की नॉलेज है, ठीक है। टू डू सम प्रोडक्टिविटी वर्क। अब
प्रोडक्टिविटी वर्क क्या कर रहा हूँ मैं, वीडियो बना रहा हूँ, आप क्या कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, आप और लोगों को समझा रहे हो, आप खुद को समझ रहे हो, आप अपना भविष्य भी उज्जवल कर रहे हो, ठीक है। प्रोडक्टिविटी वर्क सच पीपल आर कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल कौन होगा, जो जिसके पास नॉलेज होगी, जिसके पास स्किल होगा, और जो क्या कर रहा होगा, प्रोडक्टिविटी वर्क कर रहा होगा, ठीक है। नॉलेज, किसान के पास नॉलेज है पौधे उगाने की, और उसके पास स्किल्स है कि किस हिसाब से पौधों को बढ़ाना है और किस टाइम पे काटना है, और उसके पास स्किल्स है कि किस जगह पे पौधों को जाके बेचना है, प्रोडक्टिविटी, ठीक है। चलो बहुत ज्यादा टाइम ले लिया इसने हमारा, अब जल्दी जल्दी शुरू करेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ गुड इन रिटर्न ऑफ मनी, ठीक है। क्या होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, जो एक्टिविटी किससे रिलेटेड होगी, प्रोडक्शन से और कंजप्शन से, वो क्या होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। इसमें जैसे प्राइमरी सेक्टर, अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आते हैं हमारे प्राइमरी सेक्टर क्या होता है हमारा, रॉ मटेरियल का सेक्टर, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, फिशरिंग हो गया, और डेयरी हो गया, और माइनिंग हो गया, ठीक है ये। सो आगे आते हैं हमारे सेकेंडरी में क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज नोन एज सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होगा, सेकेंडरी सेक्टर में सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग होगी, चाहे किसी भी गुड की हो रही हो पर होगी मैन्युफैक्चरिंग ही, चाहे साड़ी की मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे किसी जैगरी की मैन्युफैक्चरिंग है, कार मैन्युफैक्चरिंग है, पेपर मैन्युफैक्चरिंग है, टेक्सटाइल है, ठीक है। आगे आता है टर्सरी सेक्टर में कुछ काम नहीं करना होता, मतलब ऐसा ना रॉ मटेरियल चाहिए आपको, और ना ही आपको कोई ऐसी मशीन चाहिए जिससे आप मैन्युफैक्चर कर पाओ, इट इज सर्विस सेक्टर, ठीक है। टर्सरी सेक्टर का आप अलग दूसरा नाम कह सकते हो कि ये सर्विस सेक्टर है, इसमें सर्विसेज होगी जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, बैंक, टूरिज्म, और सीए, फाइनेंशियल एडवाइजर वगैरह वगैरह, ये सब। आगे आता है हमारी मार्केट और नॉन मार्केट एक्टिविटी। अब मार्केट और नॉन मार्केट एक्टिविटी क्या होगा, मार्केट एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म बेसिकली फॉर द पर्पस टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। क्या होगा, जो एक्टिविटीज किस पर्पस के लिए परफॉर्म की गई है, टू अर्न प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए जिन एक्टिविटीज को किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं मार्केट एक्टिविटी। नॉन मार्केट एक्टिविटी आर द एक्टिविटीज अंडरटेकन फॉर द पर्पस ऑफ सेल्फ कंजप्शन, समझ आया। हाँ, अब देखो एक सैड बात बता रहा हूं मैं, फीमेल आर पेड। अब देखो कई बार आपने देखा होगा फीमेल्स को मेंस के अकॉर्डिंग थोड़ा कम पैसा मिलता है, क्यों, फीमेल आर पेड लोअर देन मेंस एज दे हैवंट प्रोवाइड मोर एजुकेशन देन मेंस। ये पुरानी बात होगी, आजकल तो खैर सब इक्वल है, ठीक है। एज अ रिजल्ट दे आर लो स्किल्ड। अब आगे आता है, एक आता है हमारा वो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, सबसे मेन टॉपिक, सबसे मेन, ठीक है। इसे रब कर देता हूं, ओके। अब लिखते हैं क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, QUALITY, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, POPULATION, ठीक है। अब क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन किस पे डिफर करेगी, अब ये चीज होगी दो चीजों पे डिस्कस, ठीक है। दो चीज इसके लिए मेन रीजंस होंगे इनके, एक होगा लिटरेसी रेट, ठीक है। लिटरेसी रेट याद रखना है, लिटरेसी नहीं लिखना, लिटरेसी रेट। और दूसरी चीज क्या होगी हमारा, हेल्थ ऑफ अ पर्सन, हेल्थ ऑफ अ पर्सन। अब देखो कोई कम पढ़ा लिखा है पर उसकी हेल्थ बहुत अच्छी है, बॉडी बिल्डर आदमी है, पहलवान आदमी है, उठा के पटक देगा, ऐसा टाइप का आदमी है पर अनएजुकेटेड है, ठीक है। वही काम हो गया, शेर तो है जंगल का राजा पर उसे उल्लू बनाना बहुत आसान है, ठीक है। और एक आदमी लिटरेट बहुत है, ठीक है, वो कहता है ना नॉलेज इज पावर, वो काम है इसके साथ। पर क्या कर लिया, अब राजा तो बेवकूफ है, उसने क्या कि इसने कहा नॉलेज इज पावर, मैं तो नहीं मानूंगा, मैं तो इसे रश कर रहा हूं, ठीक है। तो पावर इज पावर, सो क्या होना चाहिए, हेल्थ एज वेल एज लिटरेसी रेट, हेल्थ, ओके।
Literacy rate, the total percentage of the population of an area at particular time aged 7 year or above who can read and write. अब देखो कोई भी इंसान जो एक या दो लैंग्वेजेस को अप्रोक्सीमेटली दो लैंग्वेज को रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, और वो 7 ईयर से अबव है, तो आप लिटरेट हो, आप एजुकेटेड नहीं हो अभी, ठीक है। आप एजुकेटेड 12th के बाद होंगे, आप एजुकेटेड, आप ग्रेजुएटेड कब होंगे, जब आप डिग्री ले लोगे, उससे पहले आप एजुकेटेड या ग्रेजुएटेड नहीं माने जाओगे। आप अभी क्या हो, अभी आप एक लिटरेट हो, जस्ट अ लिटरेट, ओके। सो अब देखो लिटरेसी रेट बता रहे हैं। अब इंडिया के लिटरेसी रेट पहले थे 1958 में 18% लिटरेसी रेट थे, उसके बाद वो 1992 में 52 हो गए, और 2022 में 77.7 लिटरेसी रेट इंडिया के थे। अब एफर्ट टेकन बाय गवर्नमेंट टू इम्प्रूव एजुकेशन, ठीक है। तो सर्व शिक्षा अभियान, जिससे क्या है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 ईयर ऑफ एज ग्रुप। आगे क्या है, मिड डे मील। अब मिड डे मील क्या है, मिड डे मील स्कीम इज अ स्कूल मील्स प्रोग्राम इन इंडिया डिजाइन टू बेटर न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड फॉर स्कूल एज चिल्ड्रन नेशनल वाइड, ठीक है। बच्चों को खाना दिया जाता है मिड डे मील में, और इसी बहाने बच्चे आ भी जाते हैं स्कूल पढ़ने के लिए, ठीक है। आगे हैं गवर्नमेंट फोकस्ड हायर एजुकेशन स्टूडेंट 18 से 23 इयर्स के, एंड ओपन मैनी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज फॉर हायर एजुकेशन। उन गवर्नमेंट ने क्या किया है, हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटीज खोल दी है, ठीक है। ओपनिंग ऑफ नवोदय विद्यालय टू इंक्रीज द एजुकेशन लेवल ऑफ इंडिया थ्रू एन ऑल्टरनेटिव स्कूल सिस्टम टू द टैलेंटेड चिल्ड्रन ऑफ रूरल एरियाज, ठीक है। नवोदय विद्यालय का क्या मतलब था, क्या मतलब उसका जो मेन रीजन था उसको खोलने का, वो क्या था, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे। क्या वो समझ नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन में मत लिखना, मैं बता देता हूं। ये इंक्रीज करता है, ये ओपनिंग ऑफ नवोदय विद्यालय इंक्रीज द एजुकेशन लेवल ऑफ इंडिया। एजुकेशन लेवल जो है इंडिया का, उसे इंक्रीज करने के लिए नवोदय विद्यालय उसको खोला गया है, जिसमें टैलेंटेड स्टूडेंट्स ऑफ रूरल एरिया के टैलेंटेड स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं। इंक्रीज द एक्सपेंडिचर ऑफ जीडीपी ऑन एजुकेशन। अब पहले क्या था, 1951 से 1952 तक 0.61% जीडीपी यूज हो रही थी एजुकेशन पे, पर अब 3.31 हो रही है 2014 और 13 के अकॉर्डिंग, 13 and 14 के अकॉर्डिंग। Some fact about literacy. Literacy rate of male is higher than female, सबको पता है। Literacy rate in urban area 60% higher than rural area. Kerala is the highest literacy rate with 96.2. 96.2, very good. बहुत बढ़िया literacy rate है। Bihar has the lowest literacy rate in India, which is 70.9. 70.9, हाँ ये थोड़ा कम है, पर अब बहुत ही डेवलपमेंट हो गया ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। हेल्थ ऑफ अ पर्सन। अब देखो एफर्ट्स जो इन्होंने गवर्नमेंट ने की है एक पर्सन की हेल्थ बढ़ाने के लिए। गवर्नमेंट हैज ओपन मैनी हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज, ठीक है। इंप्रूवमेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, उसमें इंप्रूवमेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या किया है, क्या इंप्रूवमेंट किया है। द क्वांटिटी ऑफ बेड आर बीन इंक्रीज्ड, बेड्स इंक्रीज हो गए हैं। मुन्ना भाई में कह रहा था ना कि हमारी कंट्री में बेड नहीं है, अब बेड आ गए हैं, मुन्ना भाई लेके आए हैं। द नंबर ऑफ डॉक्टर इन मेडिकल काउंसिल्स हैव बीन इंक्रीज्ड, फ्री हेल्थ चेकअप्स आर बीइंग डन बाय द गवर्नमेंट एंड द कैंपेन भी रन किए गए हैं कई सारे। मैनी मेडिकल कॉलेजेस हैव बीन ओपन्ड बाय द गवर्नमेंट। अब देखो आगे आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब इससे फर्क क्या पड़ा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी पहले हमारी, 1947 के अकॉर्डिंग 32 ईयर एक एवरेज आदमी जीता था। अब 2021 में एक आदमी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी हो गई है, 70.8 ईयर्स। एक आता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब एक इन्फेंट जो होता है, इन्फेंट बच्चे होते हैं बहुत छोटे बिलो 1 ईयर, उनके जो डेथ होने का रेट है उसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, ओके।
अब आगे आता है अनएम्प्लॉयमेंट, पीपल हु आर विलिंग टू डू वर्क, जो पीपल काम तो करना चाहते हैं पर दे विलिंग टू डू वर्क एट गोइंग वेजेस बट कांट फाइंड वेज। ठीक है, अब अनएम्प्लॉयमेंट किस किस प्रकार की होती है? अनएम्प्लॉयमेंट, अब देखो ये 3 टाइप्स की होती है। एक तो हो गई हमारी सीजनल, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, और दूसरी हो गई हमारी डिस्गस्ड, डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, और तीसरी होती है हमारी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या होती है? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये 3 टाइप की एम्प्लॉयमेंट होती है, मैं समझाता हूं कैसे कैसे क्या होती है ये। सो देखो, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में कोई कुछ पर्टिकुलर सीजन्स में, ठीक है, जैसे गर्मियों के सीजन में, सर्दियों के सीजन में लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं। ठीक है, अनएम्प्लॉयड होते हैं लोग, उनसे कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आगे आता है डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखो, एक काम को करने के लिए 5 लोगों की जरूरत है, पर उस काम को जल्दी निपटवाने के लिए, जल्दी खत्म करवाने के लिए कितने लोग आए हैं? 8। ठीक है, तो उसमें 3 तो फालतू के है ना, तो दिस इज डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें तो 2 एक्स्ट्रा है। आगे है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? जिसमें एक आदमी वेल एजुकेटेड होता है और दैट कैन सर्व एज अ एसेट टू द कंट्री बट अनएबल टू फाइंड जॉब ड्यू टू लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, अब आते हैं इफेक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। एक तो जो हमारा मैन पावर है उसकी वेस्टेज हो जाएगी, और जो पीपल जो एसेट थे हमारी इकोनॉमी के लिए, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? लाइबिलिटी में, यानी कि वो हमारे लिए वो चीज बन जाएंगे जिससे हमें नुकसान हो रहा है। और ये एक क्या करेगा, हमारी जो इकोनॉमी है उस पर क्या करेगा? एक बुरा इंपैक्ट डालेगा। ठीक है, ज्यादा पॉपुलेशन होगी, खाने के लिए कुछ नहीं होगा, तो बुरा इंपैक्ट होगा ना। पीपल आर कंपेल्ड ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट टू डू वर्क दे डू नॉट वांट टू। अब देखो, अब लोगों को वो वर्क करना पड़ेगा जो इन्हें करना नहीं है। एक आदमी को इंजीनियर बनना है, पर क्या करना पड़ रहा है? उसे नारियल बेचने पड़ रहे हैं ड्यू टू लेक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। अगर जो पढ़ लिख लिए होते हैं तो बड़े इंजीनियर बन गए होते हैं, प्लेसमेंट मिल जाती राजू रस्तोगी से को कुछ। सो पीपल बिकम होपलेस एंड डिप्रेस्ड ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट। बस ये था हमारा। आगे आता है पॉवर्टी एज अ चैलेंज। नहीं, रुकना नहीं है, अब की बार शुरू करेंगे पॉवर्टी एज अ चैलेंज। इंट्रोडक्शन। अकॉर्डिंग टू 2011 and 12 poverty report about poverty report says that about 270 million of people live in poverty inside India. ठीक है, वैसे ये तो पढ़ा रखा है वैसे मैंने, कोई बात नहीं। poverty is a situation where in which somebody find it difficult to fulfill its basic need. और poverty line क्या है? poverty line is a method to determine poverty on the basis of a individual's income and its consumption level. अब poverty line in India, अब poverty line in India क्या है? दो उसमें होती है, रूरल और ये रूरल और अर्बन। अब अगर जो आप रूरल एरिया में रहते हो तो आपको 816 रुपीज चाहिए पर डे फॉर योर सब्सिस्टेंस एंड 1000 रुपए इन ये। अब आ गया था हमारा एनएसएसओ। एनएसएसओ क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इसमें एस्टिमेट करती है पॉवर्टी। अब देखो, मिनिमम फूड रिक्वायरमेंट है एक आदमी की 2400 कैलोरीज पर डे, और अर्बन एरियाज में है 2400 कैलोरीज। ठीक है, अब आ गया है वल्नरेबल ग्रुप्स। वल्नरेबल ग्रुप्स क्या होते हैं? वल्नरेबल ग्रुप्स वो होते हैं जिन्हें फ्यूचर में और पोवर्टी लाइन के बिलो जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बिकमिंग पुअर। अब ये कौन कौन से होते हैं? अब देखो, एक तो होता है शेड्यूल्ड ट्राइब। शेड्यूल्ड ट्राइब एक ऐसा ट्राइब है, शेड्यूल्ड ट्राइब, एसटी एंड एससीज। ये इन्हें क्या है? इनके पास प्रोबेबिलिटी है कि ये फ्यूचर में अबव पॉवर्टी बिलो पॉवर्टी जा सकते हैं। कैजुअल लेबर ऑफ रूरल एरिया एंड कैजुअल लेबर ऑफ अर्बन एरिया। ये वल्नरेबल ग्रुप्स एंड
वो है कम्युनिटीज। अब आते हैं इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज। पानी पी लो थोड़ा सा। ओके जी, इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज क्या है? इंडिया इज मोस्ट पॉवर्टी स्टिकन स्टेट। अब जो पॉवर्टी से सबसे ज्यादा स्टिकन स्टेट्स क्या है, जिसमें सबसे ज्यादा पॉवर्टी है, वो है बिहार और ओडिशा। और स्टेट्स इन विच पॉवर्टी में बहुत हाई रिडक्शन हुआ है जिन स्टेट्स में केरला, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात, हरियाणा। तो पंजाब एंड हरियाणा में क्या हुआ है? पंजाब एंड हरियाणा में प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट हुआ है किसका, वो इंप्लीमेंट कह रहा हूँ, इंप्लीमेंटेशन हुआ है किसका, ग्रीन रेवोल्यूशन का। तो क्या हुआ है? हाई एग्रीकल्चर ग्रोथ हुई है। अब केरला में क्या हुआ है? इट डेवलप्ड इट्स ह्यूमन कैपिटल। और किस कैसे किया है? बाय इन्वेस्टिंग मोर इन एजुकेशन। केरला ने एजुकेशन में वो करके महारत हासिल की है। वेस्ट बंगाल हैज रिड्यूस्ड पॉवर्टी बाय इंप्लीमेंटिंग लैंड रिफॉर्म्स। आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु रिड्यूस पॉवर्टी बाय गिविंग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ फूड ग्रेन ऑन सब्सिड प्राइस। ठीक है, सब्सिडरी प्राइस। ठीक है, और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में क्या हुआ? रिड्यूस पॉवर्टी बाय पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बस इतना लिखोगे, नंबर मिल जाएंगे खुल्लम खुल्ला। गुजरात एंड महाराष्ट्र बूस्ट इकोनॉमिक प्रो एक्टिविटीज लाइक मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर टू रिड्यूस पॉवर्टी। ठीक है, ओके। वेस्ट बंगाल को बता दिया मैंने, लैंड रिफॉर्म यूज किया था इसने। हाँ चलो बता दिया। अब है ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक इन 1999 36% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन वर पुअर। और जो 2015 के आते 10% ही रही थी। और अब जो है सब सहारा अफ्रीका है, सब सहारन अफ्रीका, इसमें अगर जो हम 2005 के अकॉर्डिंग देखें तो 51% ऑफ पीपल वर पुअर इन सब सहारन अफ्रीका। एंड इसमें 10% कम हुई है 10 ईयर में, इसमें 10% रिडक्शन हुई है। ठीक है, 2015 में 41% पीपल पुअर थे। लैटिन अमेरिका भाई इसमें बहुत कम है। लैटिन अमेरिका इन ईयर 2005 10%, 2015 ओनली 4% ऑफ पीपल वर पुअर। अब देखो चाइना, इसमें भाई साहब डेक्स्ट्रस, मतलब एट द हाइट पॉवर्टी रिडक्शन हुआ है। ठीक है, कोई सोच नहीं सकता एकदम से इतना पॉवर्टी रिडक्शन आखिर हुआ कैसे है। ठीक है, क्या हुआ था 1981 में 88.3%, मतलब 88.3%। 100 में से 88 लोग पुअर थे, बताओ। और 2008 के आते आते भाई साहब 1981 में 88 और 2008 के आते आते 14.7। देखो मतलब कितना रिडक्शन हुआ है। और अभी 2015 के अकॉर्डिंग 0.7%। समझ रहे हो? Causes of poverty in India: low level of economic development under British। अब देखो यार, ब्रिटिश वालों ने भी बहुत नुकसान किया है हमारा, है ना। आगे आता है हमारा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। अब देखो, अमीर है उसे मिल रहे हैं इतने रिसोर्सेज, ठीक है, गरीब है उसे मिल रहा है इतने से, मतलब मिडिल क्लास गरीब है उसे मिल रहा है इतने से, और जो पॉवर्टी लाइन से भी नीचे है उसे मिल रहा है इतने से। अब बताओ, है ना। तो रिसोर्सेज इक्वल नहीं बांटे गए हैं। और जो गवर्नमेंट्स की स्कीम्स होती है उसमें कुछ कुछ नेताजी होते हैं वो पैसा खा लेते हैं। सो हम कह सकते हैं जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है वो मतलब improper implementation of government policies after independence। so after independence जो हमारा वो हुआ है, implementation हुआ है, वो improper है। और improper implementation हो गया। less job opportunities due to rapid growth of population। अब आगे आता है हमारा small farmer borrow money from big farmer and unable to repay the loan। ठीक है, बताया था पिछले चैप्टर में हमने, ओके। और पिछले चैप्टर में एंटी पॉवर्टी मेजर्स। अब एंटी पॉवर्टी मेजर्स क्या क्या लिए हैं? अब देखो, एंटी पॉवर्टी मेजर्स के लिए 2 मेन स्टेप्स लिए हैं, ठीक है। इन 2 मेन स्टेप्स को भैया बता देते हैं, क्योंकि
एंटी पॉवर्टी मेजर्स, APM। इसमें पहला पहला स्टेप क्या लिया गया है हमारा? हमारा पहला स्टेप है जी प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, प्रमोशन, प्रमोशन जिसे गांव के कुछ बच्चे बच्चे प्रमोशन, ठीक है, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इजी इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, और टारगेट एंटी पॉवर्टी, टारगेट एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। ठीक है, अब एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स क्या है? वो प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ तो कर लेंगे हम, चलो ठीक है। और एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स क्या है? देखो, एक तो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट हाँ ज्यादा बड़ा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा। इसका भाई साहब शॉर्ट नेम भी मेरे नाम से बड़ा है, 1 2 3, हाँ मेरे नाम से बड़ा है, यस। 2005 में आया था मनरेगा, और इसका एम क्या था? एम टू प्रोवाइड 100 days ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट टू एवरी हाउस होल्ड, और इसमें 1/3 सीट्स किसके लिए रिजर्व थी? वुमेन्स के लिए। आगे आता है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, PMRY। ये कब लॉन्च हुआ था? 1993 में। एम टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन, फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट यूथ इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स। ठीक है, रूरल एरिया, स्मॉल टाउन। आगे आता है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। एम टू लिफ्ट पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडीज एंड चीप लोन्स। ठीक है, आगे आता है जी हमारा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, PMGY। 2000 में आया था ये। इससे पहले वाला मैं नाम नहीं लूंगा, SGSY, स्वर्ज छोड़ो, ये 1999 में आया था। और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में आया था। इसका एम था एडिशनल कहाँ गया, अच्छा यहाँ था, एम टू एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस इज गिवन टू स्टेट फॉर बेसिक सर्विसेज। ठीक है, यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर खत्म। आगे एक और है वैसे हमारा अंत्योदय अन्न योजना, पर वो हमारे अगले चैप्टर में ढंग से समझाया गया है। अगला चैप्टर है देखो हमारा फूड सिक्योरिटी। ओह शिट, नीचे गिर गई थी। पेपर आ रहा है बच्चों का, ऐसे नहीं करना चाहिए, विद्या का अपमान। ओके, सो रेस्ट लेंगे अभी 5 मिनट का। और बताओ यार, जिंदगी में क्या चल रहा है? ठीक ठाक सब? चलो कमेंट करके बताओ पेपर कब से शुरू हो रहे हैं तुम्हारे, और इस साल कितने तुम मतलब अचीव करना चाहते हो। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। आ गया था हमारा फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। फूड सिक्योरिटी होता क्या है? बताओ भाई, क्या होता है? क्या होता है पता नहीं यार। फूड सिक्योरिटी मीन अफोर्डेबिलिटी, एसेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल टू ऑल पीपल एट ऑल टाइम। ठीक है, अब जो हमारी कंट्री के लोग हैं फूड को अफोर्ड कर पा रहे हैं, एक्सेसिबल कर पा रहे हैं, और फूड अवेलेबल है उनके पास, ऑल पीपल टू ऑल टाइम। ठीक है, अब अवेलेबिलिटी क्या है हमारी? अवेलेबिलिटी मीन्स फूड प्रोडक्शन विद इन अ कंट्री, फूड प्रोडक्शन विद इन अ कंट्री, और फूड का जो इंपोर्ट हो रहा है वो, एंड जो उसका प्रीवियस ईयर का स्टॉक्स है वो। ठीक है, आ गया था एसेसिबिलिटी। एसेसिबिलिटी मीन्स जो हर एक पीपल है वो फूड, इट मीन्स फूड इज विद इन द रीच ऑफ एवरीवन। ठीक है, अफोर्डेबिलिटी मीन्स everyone have enough money to buy sufficient and clean food. ठीक है, why food security? ठीक है, why food security? How is food security affecting during a calamity? अब देखो, जैसे कहीं पर ड्रॉट आ गई,
तो फूड का प्रोडक्शन बहुत गिर जाएगा, उस वजह से फूड कम होगा, डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, सप्लाई कम है, तो क्या होगा? ठीक, अरे ये तो मिटाएंगे हमने पीछे। तो अगला चैप्टर शुरू हो गया, यहाँ पे पीछे लिख रहा है पीपल एज रिसोर्स, पढ़ा क्या रहे हैं? फूड सिक्योरिटी। वाह भाई वाह। हाँ हाँ जी, फूड सिक्योरिटी। अब जैसे कहीं पे ड्रोट आ गया तो फिर अब क्या हो गया? ड्रोट आने से वीट की डिमांड क्या हो गई? वो इंक्रीज हो गई। वीट की डिमांड इंक्रीज हो गई और क्या है? सप्लाई बहुत कम है, ठीक है, सप्लाई कम है, डिमांड बढ़ गई। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? अब जो हमारे इकोनॉमिक मतलब जो प्राइस था उस वीट का, वो क्या हो जाएगा? वो बढ़ जाएगा। और अगर जो इसका उल्टा हो जाएगा, तो सप्लाई ज्यादा हो जाए और डिमांड कम हो जाए, तो चीजें सस्ती भी हो सकती है। पर ऐसा आजकल हो नहीं रहा है। मोदी जी पेट्रोल सस्ता करवा दो यार सबसे पहले। हाँ, आगे आता है जी फेमाइन, भूखमरी। ठीक है, मैंने ऐसे डरावना इसलिए बोला क्योंकि ये है यार बहुत डरावना। Widespread death due to starvation and epidemic caused by forced use of contaminated water or decay food and loss of body resistance due to weakening from starvation। भाई साहब इतनी बड़ी डेफिनेशन, भाई यार ये तो परेशान कर देगी। इसे शॉर्ट करके लिए बता दूं, ठीक है। सो फेमाइन क्या होता है? अब फेमाइन इज द वाइड स्प्रेड डेथ ड्यू टू स्टारवेशन, बस इतना लिख दो। बाय बाय कंटिन्यूस यूज ऑफ अनसैनिटाइज्ड वाटर and decay food, and the body has lost its ability to resist from epidemic। बस। अब यार इतनी बड़ी डेफिनेशन थी, 4 लाइन की डेफिनेशन 3 लाइन में करवा दी, इसका ही शुक्र मान लो। फेमाइन ऑफ बंगाल, ओ हो भाई बहुत खतरनाक फेमाइन ऑफ बंगाल थी 1943 में बंगाल में फेमाइन आई थी, जिसमें 30 लाख लोगों को मार दिया था। जी हाँ, 30 लाख लोग, यानी कि 3 मिलियन लोगों का हुआ था 30 लाख लोग यानी कि 3 मिलियन लोगों का हुआ था बेरहमी से मर्डर नहीं, क्या हुआ था? हाँ, डेथ। हाँ, चलो जी आगे आता है। कितना बच गया चैप्टर? कल को बढ़ा दूंगे तुम्हें। नो, देयर इज नो टुमारो। नथिंग लाइक बंगाल फेमाइन हैज हैपेंड अगेन। अब देखो, प्लेसेस लाइक कालाहांडी एंड काशीपुर इन ओडिशा, ठीक है, ये 2 प्लेसेस हैं जहां पे फेमाइन लाइक कंडीशन आज भी देखी जाती है। फॉर मेनी ईयर्स स्टारवेशन डेथ्स भी रिपोर्ट की गई है। स्टारवेशन डेथ्स आर आल्सो रिपोर्टेड इन भारान डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, पालाऊ डिस्ट्रिक्ट पालाऊ है ना, पालाऊ डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, और who is food insecure आ आता है हमारा जी, who is food insecure। तो बहुत सारे पीपल होंगे, लैंडलेस पीपल होंगे, ट्रेडिशनल आर्टिसेंट्स होंगे जो मतलब मिट्टी के बर्तन बनाते हैं और जो ट्रेडिशनली वो काम कर रहे हैं पर उसकी अब डिमांड कम हो चुके हैं, और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होंगे जो रोज कमाते हैं अपने हिसाब से। बेगर्स, SC ST OBCs कैन बी फूड सिक्योर्ड, मदर एंड किड कैन बी फूड सिक्योर्ड, पीपल माइग्रेट टू अदर एरियाज, इनकी भी प्रोबेबिलिटी ही है। बाकी ऊपर जितने भी बताया वो सब फूड इनसिक्योर्ड है। ओके, NHFS, अब हमें NSS का तो पता चल गया, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अब ये NHFS क्या है? नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे। ये क्या करती है? इसने रिपोर्ट किया है 11 करोड़ वुमेन एंड चिल्ड्रन in 1998 and 1999 were food insecure, ठीक है। अब देखो फूड इनसिक्योर स्टेट्स है कुछ, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश भी वेस्ट उत्तर प्रदेश नहीं है, ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश एंड ये महाराष्ट्र।
अब देखो हंगर, हंगर भी दो टाइप के होते हैं, क्रोनिक एंड सीजनल। अब देखो क्रोनिक हंगर क्या होता है, क्रोनिक हंगर इज अ मतलब आपको मतलब क्रोनिक हंगर में आपको खाना तो मिल रहा है पर जो खाने की क्वालिटी और क्वांटिटी है वो बहुत ही बेकार है, ठीक है, सिंपली हम इसे ये कह सकते हैं। और सीजनल हंगर, सीजनल हंगर इज रिलेटेड टू द साइकिल ऑफ ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग। बस अब आ जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन अडॉप्टेड अ न्यू स्ट्रेटेजी इन एग्रीकल्चर विच रिजल्ट इन ग्रीन रेवोल्यूशन। India adopted a new strategy in agriculture which resulted in green revolution, especially in the production of wheat and rice. पहले भी बताया था। India is aiming at self-sufficiency in food grains since independence, जो अब इंडिया ने अचीव भी कर लिया है। हम अपना ही अपना नहीं दूसरे देशों का भी पेट भर सकते हैं, सीखो हमारे प्रधानमंत्री से कुछ, ठीक है। फिर हाईएस्ट व्हीट प्रोडक्शन इन उत्तर प्रदेश, बताओ यार, अभी तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश वो है यार, ये बुक वाले इसलिए तो बेकार है। फूड सिक्योरिटी स्टेट अभी उत्तर प्रदेश को कहा, अब हाईएस्ट व्हीट प्रोडक्शन इज इन उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र। पागल है। हाईएस्ट राइस प्रोडक्शन इज इन वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश फूड सिक्योर्ड कैसे रह गया यार, थोड़ा बहुत होगा छोटा मोटा। हाईएस्ट रेट ऑफ ग्रोथ वाज अचीव्ड इन उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र। हाँ उत्तर प्रदेश which was 44.1 and 30.1 million tons in 2015 and 16 respectively, भाई साहब। ओके 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 हाँ जी, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। फूड सिक्योरिटी पर सिस्टम अब ये दो चीजों में डिवाइडेड है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या है हमारा, बफर स्टॉक इज द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन नेमली wheat and rice procured by the government through the Food Corporation of India FCI. FCI purchase wheat and rice from farmer and state milk state with surplus, हाँ state with surplus production। हाँ अब क्या होता है, गवर्नमेंट हमसे राइस एंड व्हीट खरीदती है, गवर्नमेंट हमसे राइस एंड व्हीट खरीदती है किसानों से, इसके थ्रू FCI के थ्रू, और ये उस एरिया में जाता है जहाँ पे फार्मर्स के पास वो क्रॉप्स नहीं है, जिससे क्रॉप किसी भी क्रॉप की कमी ना होता है। अब आ जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट एवरी ईयर बिफोर सोइंग सीजन। बिफोर सोइंग सीजन, अब देखो ये ग्रेन ले तो लिए हमने, अब उन्हें बेचेंगे हम किन्हें, जिनके पास ये ग्रेन्स नहीं है, वो भी कम प्राइस में, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और बिफोर सोइंग सीजन मतलब जो आपकी क्रॉप्स होगी उसके उगने से पहले। हो गया हो गया हो गया। द फूड ग्रेन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर स्टेट ऑफ सोसाइटी एट द प्राइस लोअर देन इशू प्राइस। जिस प्राइस पे वो इशू है उससे लोअर प्राइस पे। व्हाट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? Food procured by the FSI is distributed through government regulated ration distributed through government to regulated ration shops among the poorers, ठीक है। Section of society, this is called ये physical PSD public distribution system। इसे कहता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की गवर्नमेंट खरीदती है, मतलब ग्रेन खरीदती है और उन्हें बेचती है राशन शॉप से, और राशन शॉप से वो हमें मिलता है एट लो प्राइस। राशन शॉप्स आर नाउ प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द लोकेलिटीज, विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज। देयर आर अबाउट 55 lakhs of 55 lakh all over shops all over India। राशन शॉप्स आर ऑल्सो नोन एज फेयर प्राइस शॉप्स, ठीक है जी। और these items are sold to poor people at low price than the market। अब जी हमारा लास्ट, इतनी जल्दी लास्ट में पहुंच गए क्या यार, बड़ी जल्दी चैप्टर खत्म हो गया। अब देखो, there are 3 types of card। अंत्योदय कार्ड फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, ठीक है। BPL कार्ड फॉर द पीपल बिलो पॉवर्टी,
APL कार्ड, अबव पीपल अबव पॉवर्टी। गवर्नमेंट स्कीम्स, अब गवर्नमेंट स्कीम्स क्या है? ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट। FFW, फूड फॉर वर्क। PSD, वो PSD कह रहा हूँ, PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो जी यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर खत्म। और जो कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछो। हमारी पूरी इकोनॉमिक्स खत्म हो चुकी है। कुछ भी क्वेश्चन है पूछो यार, बिंदास हो गया। अब तो कुछ भी पूछ लो ठीक है। अब तो खैर कोई डाउट बचा भी नहीं होगा, जब सब कुछ ही हो चुका है। अगर जो कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो। जोक्स अच्छे लगे हो तो भी लाइक करो, कमेंट करो। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मेक श्योर दिस वीडियो गो वायरल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।